हमारे सिर्फ 9 बंदे फंसे। और कुछ आप भी बोले ना फिर बॉटम में, और कुछ बोले तो सही ना नीचे ही रहते हैं हमेशा। अब मैं क्या बोलूं? चौधरी साहब, और मैं आपको कितने अरसे से आपसे दरख्वास्तें कर रहा हूँ कि मुझे भी सेनेटर बना दें, मुझे भी सेनेटर बना दें, लेकिन आपके कान पे तो जू भी नहीं रिंगती। लेकिन अच्छा ही हो गया है। ये बड़ी तूने अच्छी बात कह दी और मैं बड़ा खुश हूँ कि तू सेनेटर नहीं बना है। अगर तुझे सेनेटर का टिकट दे देता है और तू बन जाता है तो मेरी बड़ी बदनामी होनी थी। वो क्यों चौधरी साहब? मैं कोई तेरी भी डिग्री जाली निकल आनी थी। नहीं क्यों, मैंने डिग्री देनी नहीं थी। शुक्र करो बच गए तुम। अच्छा। लेकिन चौधरी साहब, सारे सियासतदान जो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, सारे शुक्र अदा कर रहे होंगे कि अच्छा हम पार्लियामेंट में नहीं तो कहाँ जवाब देते फिरते। वैसे यार ये हमारे दौरे हुकूमत में ये बनी थी, बीए की शर्त है। अब जाके हिसाब किताब अब जाके शुरू हुआ है। हाँ, लेकिन अब ये गलत है। वैसे छोड़े, किन बातों में लगे हैं। फखर इमाम साहब तशरीफ लाए हैं, इनसे बात। अस्सलामुअलैकुम। क्या जनाब, ठीक है? खैरियत से? मेहरबानी। आपका क्या ख्याल है जाली डिग्रियों के बारे में? पाकिस्तान की तारीख में 2002 का इलेक्शन पहला था जिसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट लाई गई, और फिर 2002 और 2007 तक जो असेंबली चली उसमें तो इसका कोई वावेला नहीं हुआ। अब आकर इसके ऊपर गौर किया गया। बुनियादी तौर, उसूली तौर तो जिसकी भी जाली डिग्री है वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में तो वैसे भी तालीम की जो सतह है निस्बतन दूसरे ममालिक से कम है, और ये शराइत आज से 70-80 साल पहले होती थी। 1945 के बाद बेशतर ममालिक में ये कहा गया कि नहीं, ये शिक्के नहीं होनी चाहिए, और हर आदमी जो वैसे क्वालिफाइड है एज ए वोटर उसको उम्मीदवार बनने का हक है। फखर साहब, कई हलकों में ये होता है कि जो कम पढ़ा लिखा उम्मीदवार है वो बड़े पढ़े लिखे उम्मीदवार से जीत जाता है। यानी अवाम ये तो नहीं देखती कि इसकी सनद कौन सी है, इसने मैट्रिक किया, एफए किया है, तो आप समझते हैं कि अब उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए? लेकिन जी वो एक कानूनी मसला है, पर अगर आप अवामी मसले को देखते हैं, पब्लिक ओपिनियन को देखते हैं, तो फिर वहाँ अगर सिर्फ तालीम ही की शिक होती सियासत में तो फिर हर PhD को होना चाहिए था, क्योंकि अवामी तकाजे मुख्तलिफ होते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो लोग जो हमें मकामी तौर पर हमारे मसाइल हल करते हैं या हमारे लिए सहूलतें पैदा करते हैं या ऐसे मनसूबा जात लेकर आ सकते हैं या उनके ऊपर जो पकड़ धकड़ होती है इंतज़ामी अमूर की, उससे उनको इंसाफ दिलवा सकते हैं, निजात दिलवा सकते हैं, तो ये आम आदमी के अमूमन ये इश्यूज़ होते हैं। अच्छा फखर साहब, एक तो फ्लोर क्रॉसिंग होती है और एक वैसी पार्टी तब्दील करना होता है। कई सियासतदान एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी पार्टी में जाते हैं, तो क्या वजह होती है? उनको कोई उसका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती या कोई और वजह होती है? मुख्तलिफ हालात के तहत लोग पार्टीज़ तब्दील करते हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि जिस पार्टी में वो खड़े हैं वहाँ वो जो सियासी उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो शायद पूरे नहीं हो रहे, या फिर उनकी पार्टी लीडरशिप के साथ ज़हनी या फ़लसफ़ाई तौर पर उनके इख्तिलाफ पैदा हो जाते हैं। आप स्पीकर भी आप रहे, माशाल्लाह पार्लियामेंटी तजर्बा भी आपका बड़ा है। ये बात बताएं कि ये जिस थोक के हिसाब से अब ये डिग्रियाँ कार की जाने निकल रही हैं, आज का फिक्र अगर निकालने कोई 50 तो ज़्यादा टप गया कम, ये आपका नज़दीक क्या कोई मिड टर्म होगा, ज़िमनी इंतखाब होगा, या पार्लियामेंट बचेगी नहीं बचेगी? कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मिड टर्म पोल हों, पर अगर ये सिलसिला चलता रहता है जैसे आज मिड टर्म पोल के हवाले से चल रहा है, तो उससे कोई डिस्टेबलाइजेशन तो नहीं हो रही, क्योंकि चंद अफराद हैं, और क्योंकि पाकिस्तान में तो अगर आप मजमूई तौर पर ले लें तो 342 आपकी कौमी असम्बली है, 100 आपकी सेनेट है, और बाकियों को मिला के कोई 700-800 के करीब आपके अरकान बन जाते हैं सूबाई असम्बलियों के। 1000 से ज़्यादा। जी हाँ, तो फिर उसमें आप रेशो देख लें कि क्या आ रहा है। आपके बारे में ये मशहूर है कि आप बड़े कम गो सियासतदान हैं, बड़ा कम मुस्कुराते हैं। बचपन से ही ऐसे हैं, शादी के बाद ये तब्दीली आई है? देखो तेरे साहब ने मुस्कुराया गया ना। नहीं, आप मुस्कुरा दिए माशाल्लाह। जी नहीं, बात यह है जी कि एक इंसान का अपना होता है तरीका है गुफ्तगू और जिसको कहते हैं ओवरऑल बेयरिंग। शायद मैं बचपन से ही ज़्यादा संजीदा मेरा जो एटीट्यूड है ज़िंदगी का वो रहा है।
یہ اصولی بندے بڑے ہیں. ہاں نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ماشاءاللہ بہت اصولی سیاستدان. ضیاء کے دور میں جب ان کے وہ اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے، تو ان کو تو جتنے ان کے فیصلے تھے، ان کی اپنی گورنمنٹ ان سے خوش نہیں ہوتی تھی. اسی وجہ سے تو اسپیکر ہونا ہی ایسا چاہیے. اسی کی وجہ سے طریقے تو اعتماد ان کے خلاف رہی. اچھا سر، مختلف سربراہان مملکت کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا رہا، ان کی کابینہ میں بھی رہے، ان کے ساتھ بھی رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سب سے جو ہے اچھا لیڈر کون سا تھا، جو واقعی درد رکھتا تھا ملک کی اور قوم کی؟ دیکھیں جی، میں دو مختلف کابینہ میں رہا. پہلی جس کابینہ میں میں رہا اس میں جنرل ضیاء کے ساتھ میں تھا کہ چیئرمین تھا میں الیکٹڈ ملتان ضلع کا. میں واحد آدمی تھا اس کابینہ میں جس نے دوبارہ الیکشن لڑا 83 میں. ایک ووٹ سے ہار گیا، 10 منٹ کے اندر استعفیٰ دے دیا. بالکل 10 منٹ کے فوراً. پھر سال ڈیڑھ کے بعد 85 کا الیکشن ہوا، اور وہ واحد یہ تھی اسمبلی جس میں ایک ہی عہدے کے اوپر انتخاب ہوا، جس کا قومی اسمبلی اسپیکر کا. باقی تو سب نامزد تھے، وزیر اعظم نامزد تھے، گورنرز پہلے ہی نامزد تھے، چیف منسٹرز بھی نامزد کیے گئے. تو پھر یہاں جب ہم آئے 36 گھنٹے کے اندر، کیونکہ کوئی امیدوار بن نہیں رہے تھے، وہ پہلے کچھ لوگوں پاس گئے جن کو زیادہ تجربہ تھا. ہم تو پہلی مرتبہ آئے تھے قومی اسمبلی کے اندر. پھر وہ بی بی عابدہ اور میرے پاس لوگ آئے، اور پھر جب ان پشتونز نے یہ کہا کہ ہم چاہیں گے کہ فخر صاحب کھڑے ہوں، تو راتوں رات ہم نے کیمپین کیا ساری رات، اور چند ہم پھر 119 اور 111 سے وہ الیکشن جیتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان کے اندر ایک نئی اس نے انرجی پیدا کی کہ لوگوں نے از خود خفیہ، اور الیکشن سے پہلے ہونے سے چند منٹ پہلے. چوہدری صاحب نہ کریں، یہ ٹوٹ جائے گا، مہنگا والا ہے، یہ ادھر لوکل نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہیں. تو جناب ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی واپس آئے، اور فخر امام صاحب سے ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں. آپ کمری چیز میں بغیر لگتا ہے، نہ تو بریک ہی آتا جلدی. دیکھ لیتے ہیں اس کو.